फिर हम लोग पहुंचे कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बाकी सारे मेथड्स तो सेम है, लेकिन एक आखिरी मेथड जो हमारा बाकी है, जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, वो मेथड इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मेरा तरीका आईआरआर को समझाने का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझाने का मेरा तरीका अलग है, बुक वालों का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऑब्वियसली आंसर सेम आता है, राइट आता है। तो बाकी 99% पूरा क्वेश्चन सेम है। पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए आईआरआर पे। सुनते रहना, मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, सारे मेथड बताऊंगा, आईआरआर लास्ट में आएगा, लेकिन डायरेक्टली आईआरआर पे आप नहीं जा सकोगे। पहले पूरा क्वेश्चन समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस आएंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जो आईआरआर में काम आते हैं। सुनते रहो। क्वेश्चन 27। Raj Company Limited is considering to invest in a project requiring a capital of rupees 2 lakh। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। आपको मालूम है, जो भी अमाउंट मैं समझाते जाऊंगा उसको इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज करते जाऊंगा। इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया, 2 लाख। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। फिर आगे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ ही है, बट बिफोर टैक्स मतलब अभी टैक्स माइनस करना बाकी है। ये 10 साल का आपको ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो हमारी भाषा में हम लोग इसको प्रॉफिट नंबर बी बोलते हैं। बी वाला प्रॉफिट। ए वाला प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और बी वाला प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया है पर अभी टैक्स माइनस करना बाकी है। तो ये जो 10 अमाउंट है 10 साल की, 40,000 30,000 40,000 35,000 10,000 50,000 30,000 45,000 40,000 30,000, ये 10 साल का जो प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये डायरेक्टली मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। ये वाली स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं, जैसे मैं बता सकूं कि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये 10 साल का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 40,000 30,000 40,000। आप इसी वक्त क्वेश्चन देख के कंपेयर कर सकते हो कि मैंने सब सही लिखा है। 40,000 30,000 40,000 35,000 10,000 50,000 30,000 45,000 40,000 30,000, ये 10 साल का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। ठीक है, हम हमारी भाषा में इसको प्रॉफिट बी बोलते हैं, बी वाला प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है ये बी वाला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स ये दिया हुआ है। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी टेकन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम। जब भी लिखा हो डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे निकालो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और जब भी लिखा हो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे निकालो मतलब आरबीएम। ठीक है, नोट कर लेना कहीं पे। डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है तो मैंने ये बात यहाँ पे नोट कर दी कि डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रोवाइड करनी है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये भी मैंने नोट करके रखा है, टैक्स 50%। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, जो क्वेश्चन में सारी बातें बताई हुई है वो बताऊंगा, फिर जो बातें नहीं बताई हुई है किसको क्या अज्यूम करेंगे सब मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। टैक्स रेट 50% है, ये टैक्स रेट 50%। ओके, आगे और क्या दिया हुआ है? फिर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट पेबैक मेथड, सेकंड नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर इन लोगों ने क्लियरली बोला है, एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लिखा है 10%। ये डिस्काउंट फैक्टर 10%। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये 10% पूछा है,
और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसमें भी 10% पूछा है। सुनना ध्यान से, इसी 10% के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। ओके, फोर्थ मेथड पूछा हुआ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक ही बात होती है। वो मैंने नीचे आंसर में फोर्थ पॉइंट की हेडिंग में लिख के रखा है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होती है। फिर लिखा हुआ है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट 10% डिस्काउंट फैक्टर एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। तो ये मेरे को समझाना है, लेकिन ये धीरे धीरे करके आएगा। ओके, फिर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 15% डिस्काउंट। अब ये जो 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, 10% वाले का ऑब्वियसली 10% वाले का अलग आएगा और 15% वाले का अलग आएगा। 10% वाला डिस्काउंट फैक्टर मैं आपको बताऊं कि अगर क्वेश्चन में ये डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया, मैंने बहुत बार बताया, अगर डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ 10% वाले का, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कैलसी पे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, फिर इक्वल टू करते जाओगे तो आपका 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। और अगर आप लोगों को डिस्काउंट फैक्टर दूसरा 15% वाला फाइंड आउट करना है, तो 15% में आपको क्या करना है, 15% में आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.15 कैलसी पे 1 डिवाइडेड बाय 1.15, फिर इक्वल टू 10 बार, तो आपके 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। तो अगर ये डिस्काउंट फैक्टर नहीं भी दिया हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा था कि डिस्काउंट फैक्टर नहीं भी दिया हो तो 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 10% में 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर इक्वल टू, फिर 15% में 1 डिवाइडेड बाय 1.15, फिर इक्वल टू कैलसी पे आगे। तो डिस्काउंट फैक्टर जो दिए हुए हैं ये मैंने स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में लिख दिए पहले से ही। ये डिस्काउंट फैक्टर 10% वाला 0.909 से लेकर 0.368 तक, ये मैंने क्वेश्चन में देख के लिखे, और ये 0.870 से लेकर 0.247 तक। ठीक है, ये दिए हुए भी हैं, नहीं भी दिए हों तो मैंने आपको फाइंड आउट करने सिखा दिए डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, 0.909 से लेकर 0.368 तक, 0.870 से लेकर 0.247 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट फैक्टर हो गया हमारे, ये देखो 0.909 से लेकर 0.368 तक और 0.870 से लेकर 0.247 तक। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमारा सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात, जो चीजें नहीं दी हुई है, एक वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे भी नॉर्मली हमारा वर्किंग कैपिटल आता है वहां पे हम 0 अज्यूम करेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो 0 अज्यूम करो। फिर एक स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग 0 अज्यूम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हो तो 0 अज्यूम करो। अब दूसरा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन नहीं दिया हुआ है, मशीन कितने साल चलेगी वो डायरेक्टली बताया हुआ नहीं है। बहुत सारे सम्स में या ऑलमोस्ट सारे सम्स में बताया हुआ होता है कि मशीन की लाइफ कितनी है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि मशीन की लाइफ कितनी है, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि 10 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट 10 साल का दिया हुआ है मतलब मशीन की लाइफ भी 10 साल होगी। ठीक है, 10 years। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, या तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू C माइनस S अपॉन N, या डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है, जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा C माइनस S अपॉन N। C मतलब कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 2 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, अपॉन 10 ईयर्स जो हमने लाइफ अज्यूम की थी, तो 2 लाख माइनस 0 अपॉन 10,
2 लाख माइनस 0/10 तो डेप्रिसिएशन आएगा 20,000 रुपीज पर एनम। और क्योंकि ये SLM मेथड है तो SLM मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा 20,000। अब सुनना, ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, मैं पूरा स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट समझा देता हूँ। ये जो डेप्रिसिएशन आया 20,000 रुपीज पर एनम, ये आपको मालूम है स्टार्टिंग में पहले 20,000 ये माइनस होता है और फिर बाद में यही 20,000 डेप्रिसिएशन ऐड होता है। पहले यही डेप्रिसिएशन 20,000 स्टार्टिंग में माइनस होता है और बाद में यही 20,000 डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो जो 10 साल का डेप्रिसिएशन है 20,000 20,000 20,000 20,000 हर साल सेम, और यहाँ पे पीछे भी 20,000 20,000 20,000 डेप्रिसिएशन हर साल सेम, क्योंकि SLM मेथड है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ था 40,000 प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ठीक है। अब मैं एक साल, पहला साल पूरा प्लस माइनस करके बता दूं, पहले 2 साल बता देता हूं। देखो ये 40,000 हमको दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो 40,000 में तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। 40,000 में तो ये 20,000 में तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा 60,000। मैंने बोला मैं पहला पूरा साल एक्सप्लेन करूंगा। 40,000 में तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट होगा 60,000। अब 60 माइनस 20 40,000, 60 इस तरीके से हेडिंग के साथ देखोगे तो मजा आएगा। 60 माइनस 20 40, 40,000 का 50% टैक्स। अब 40,000 का 50% टैक्स होता है 20,000, तो 40 माइनस 20 बाकी बचेगा 20। ये जो 20,000 आया ये प्रॉफिट आफ्टर, ये 20,000 प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। ओके, इस 20,000 में ये वाला 20,000 डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 20 ये 40,000 आ जाएगा। इस 40,000 को बोलेंगे कैश इनफ्लो। अब इस 40,000 कैश इनफ्लो को, इस 40,000 कैश इनफ्लो को पहले मल्टीप्लाई बाय 0.909 करेंगे। पहले हम लोग इस 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.909 करेंगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 ये होता है 36,360। फिर वापस इसी 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.870 करेंगे, तो आंसर आएगा 34,800। तो मैं एक एरो लगा देता हूं जैसे आपको दिखाई दे क्लियरली। हाँ बेटा, मैंने ये 2 एरोज लगा दी आपको बताने के लिए कि कॉलम किससे मल्टीप्लाई हुआ है, कौन सा कॉलम किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। पहले ये 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 तो ये आएगा 36,360। फिर ये 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.870 तो 34,800। अब एक सेकंड ईयर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अमाउंट्स। सेकंड ईयर में ये 30,000 प्रॉफिट, 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। अब राइट साइड जाएंगे तो 50 माइनस 20 30, 30,000 का 50% टैक्स, 30,000 का 50% होता है 15,000। फिर 30,000 माइनस 15,000 बाकी 15,000। फिर इस 15,000 में हम 20,000 डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 20 35,000। अब 35,000 को दोनों डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 तो ये आएगा 28,910। फिर 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.756 तो ये आएगा 26,460। अब बाकी के 8 साल आप खुद ही कंप्लीट करना। बस याद रखना कि जो डी वाला प्रॉफिट होता है, जो डी वाला प्रॉफिट होता है कैश इनफ्लो वाला, ये डी वाला कॉलम है, इसमें आखिरी साल में पहले प्लस वर्किंग कैपिटल होता है, फिर प्लस स्क्रैप वैल्यू होता है, फिर जो टोटल आता है उसको मल्टीप्लाई बाय ये डिस्काउंट फैक्टर 0.368 करते हैं। जो लास्ट वाला साल होता है उसमें पहले वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप वैल्यू प्लस होता है, उसके बाद जो टोटल आता है तीनों अमाउंट का उसको मल्टीप्लाई बाय 0.368 और फिर से जो तीनों का टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.247। बट क्या इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 0 है और स्क्रैप वैल्यू भी 0 है। नहीं तो हम लोग ये 35,000 प्लस 0 इन तीनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई बाय 0.368 और 35,000 प्लस 0 फिर मल्टीप्लाई बाय 0.247 ऐसा होता है। ओके, अब ये सी डी
ई का टोटल हो गया। अब आप देख रहे हो ई कॉलम 2 बार है, ठीक है। अब ये जो ई कॉलम 2 बार है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, और ये जो पीछे वाला ई कॉलम है ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है एट 15% डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। आगे अब इन लोगों ने सबसे पहले पूछा है पेबैक मेथड। पहला मेथड इन्होंने क्वेश्चन में पूछा, आप क्वेश्चन देख सकते हो, पेबैक पीरियड मेथड। तो पेबैक पीरियड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोगों को डी वाला प्रॉफिट काम आता है, इसमें प्रॉफिट हमको डी वाला काम आता है पेबैक पीरियड मेथड में, राइट। डी वाला कॉलम, ये वाला 3,75,000 वाला, इसको कैश एंड फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख है, ये 2 लाख सबसे पहले लिख के जितने भी अलग अलग साल का डी वाला प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके हम लोग इस 2 लाख में से माइनस करते जाएंगे जब तक इस 2 लाख रुपीस को हम जीरो नहीं बनाते। तो 2 लाख रुपीस में से देखो, 2 लाख रुपीस में से पहले ये वाला 40,000 माइनस होगा, अभी ओरली करते हैं। 2 लाख माइनस 40,000, बाकी बचेगा 1,60,000। फिर 160 में से ये 35 माइनस करेंगे, तो 160 माइनस 35 कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। 160 माइनस 35 125 होता है। 125 में से ये 40,000 माइनस करेंगे, 125 में से 40,000 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 85,000। 85,000 में से ये 37,500 माइनस करेंगे, ठीक है। 85,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 47,500। फिर 47,500 में से ये 25,000 माइनस करेंगे, तो 47,500 में से 25,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 22,500। अब 22,500 जो हमको प्रॉफिट चाहिए, वो 22,500 हमको प्रॉफिट चाहिए 6th ईयर में, हमको प्रॉफिट चाहिए रिक्वायर्ड 22,500, बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 45,000। मतलब 5 साल तो कंप्लीट हो गए, आप देखो 5 साल कंप्लीट हो गए, 40,000, 35,000, 40,000, 37,500, 25,000, ये 5 साल का प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो गया। टू रिकवर आर कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, हमको 2 लाख रुपए वापस से कमाने हैं, पे बैक। हमको ये चाहिए कि हमारा 2 लाख रुपए जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में वापस आ जाएगा। तो 5 साल तो लग जाएंगे, 40,000, 35,000, 40,000, 37,500, 25,000, 5 साल लग जाएंगे। और छठे साल में 6th ईयर में हमको 22,500 रुपए और भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो डी नंबर प्रॉफिट है 40, 35, 40, 37,500, 25,000, ये मैंने एक एक करके यहाँ पे माइनस किया है। ये 2 लाख रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें से डी वाला प्रॉफिट 40, 35, 40, 37,500 और 25,000, ये 5 साल का मैंने डी नंबर प्रॉफिट माइनस किया है। कैश इनफ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब छठे साल में मेरे को 22,500 रुपए इनकम चाहिए, तो कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड इन 6th ईयर। 6th ईयर में मेरे को कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड है 22,500, मतलब मेरे को इतना पैसा कमाना बाकी है 22,500। हमारी कंपनी को इतना पैसा कमाना, इनकम जनरेट करना अभी भी बाकी है 6th ईयर में। और 6th ईयर की टोटल इनकम है 45,000। 6th ईयर की टोटल इनकम है 45,000, तो मैं इसको बोलूंगा टोटल कैश इनफ्लो ऑफ 6th ईयर। तो मेरे को चाहिए 22,500 और है मेरी इनकम 45,000। अब मैं क्या करूंगा, पेबैक पीरियड सॉल्व करूंगा। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 5 फुल ईयर्स, 5 पूरे साल का कैश इनफ्लो चाहिए एंड अ पोर्शन एंड अ पार्ट ऑफ 6th ईयर। 5 साल की तो इनकम चाहिए ही, छठे साल में से थोड़ा एक पोर्शन चाहिए। अब वो छठे साल का पोर्शन कैसे निकालते हैं, जो ये रिक्वायर्ड है 22,500 डिवाइडेड बाय टोटल कैश इनफ्लो 45,000, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 22,500 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ऑब्वियसली ये 0.5 आएगा। तो हमारा पेबैक पीरियड होगा 5.5 इयर्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पेबैक पीरियड को, यहाँ 5.5 इयर्स, यहाँ वैसे भी बोल सकते हो 5 इयर्स एंड 6 मंथ्स, क्योंकि आपको मालूम है कि 0.5 इयर्स मतलब 6 मंथ्स होते हैं। 0.5 इयर्स बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, याद करो। 0.5 इयर्स मतलब 6 महीने होते हैं। तो हमारा पेबैक पीरियड हुआ 5 इयर्स एंड 6 मंथ्स। तो बेसिकली पेबैक पीरियड मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो कितने साल में रिकवर हो जाएंगे, तो वो रिकवर होंगे 5 इयर्स एंड 6 मंथ्स में। ये हमारा पेबैक पीरियड हो गया।
आगे इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आप लोगों ने बहुत बार किया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये जो 229620 है ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, ई नंबर प्रॉफिट का टोटल है, देखो ये वाला 229620 ई वाला प्रॉफिट है एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10% डिस्काउंट फैक्टर पे एनपीवी निकालो, तो 229620 ई वाले प्रॉफिट का टोटल 229620 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल तो है नहीं तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही होगा। तो 229620 माइनस 2 लाख, बाकी आएगा 29620। ये कंक्लूजन, एज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव सो इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। आगे फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, तो इसमें जो ऊपर माइनस किए दो अमाउंट इसके ऊपर वाले मेथड में सिर्फ उनको माइनस की जगह पे डिवाइड करना है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, तो ये 229620 डिवाइडेड बाय 2 लाख हो जाएगा। तो 229620 डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल टू 1.15। ये कंक्लूजन, एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 सो द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। आगे अब ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ओके ये मेथड हमारा, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट में जो सी वाला कॉलम है, सी वाला कॉलम कौन सा होता है, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, उस कॉलम का टोटल करके जितने टोटल साल हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो सी वाले कॉलम का टोटल मैं आपको दिखा दूं, ये सी वाले कॉलम का टोटल है, ये 1,75,000। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 साल हैं तो हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,75,000। यहाँ पे सी लिखा हुआ है मतलब सी वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 17,500। स्टेप 1। स्टेप 2 एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू होगा 0 अपॉन 2, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया वाला तो 0, 2 लाख प्लस 0 2 लाख अपॉन 2, तो 2 लाख अपॉन 2 होता है 1 लाख। ये रुपीस वगैरह के साइन सिंबल सब जगह पे लगाना। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू स्टेप 1 का आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन स्टेप 2 का आंसर। तो स्टेप 1 का आंसर था हमारा ये एवरेज प्रॉफिट 17,500 डिवाइडेड बाय स्टेप 2 का आंसर 1 लाख, तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 17.5%। ठीक है, हाँ बेटा, अब हम लोग पहुंच गए इस क्वेश्चन पे सबसे टिपिकल पोर्शन पे। टिपिकल तो नहीं है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है और ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। अब आप देख रहे होगे सर ये क्या किया है आपने, ये कैसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये डायग्राम समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये क्या है। इस डायग्राम से ही आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझ में आएगा। बहुत लोगों को तो ये देख के ही समझ में आ गया, एक जगह पे बीच में सेंटर में IRR लिखा हुआ है। बहुत लोगों को तो देख के ही समझ में आ गया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अब धीरे धीरे बोलोगे ना एक एक शब्द तो समझ में आएगा। इस पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चन शुरू किया था। सुनना, IRR, आई मतलब इंटरनल, रेट ऑफ रिटर्न मतलब समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमारा जो आंसर होगा वो एक रेट है, वो एक परसेंटेज है, एक रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरनल, इंटरनल मतलब 10 और 15 के बीच वाला, 10 और 15 के बीच वाला एक परसेंटेज है जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं सब समझाते जाता हूँ। कंसेप्ट समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा, फिर आपको ये डायग्राम अपने आप अच्छा भी लगेगा। ओके, 10% दिया हुआ था एक डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में, एक डिस्काउंट फैक्टर 15% दिया हुआ था। पहले मैंने क्या किया है, ये 10 और 15 दोनों को माइनस कर दिया, मतलब 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना होता है 5, मतलब टोटल परसेंटेज में 5 का गैप है। ओके, 10% और 15% में टोटल 5% का गैप है, एक बीच में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ये 229620 जो है
ये 229620 जो है ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, और ये जो 187958 है ये अभी तक इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया। ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है एट 15% डिस्काउंट फैक्टर। मैं ऊपर टेबल में जाके स्पेसिमेन में जाके ये दोनों अमाउंट दिखा देता हूँ आपको, 229620 और 187958 एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू 10% वाला 229620 और ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू 15% वाला 187958। ठीक है, ये रहा 229620 और 187958, मतलब हमारे स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट के प्रेजेंट वैल्यू के जो दो कॉलम्स थे, ठीक है, उनका टोटल है ये। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 229620 और ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू 187958। पहली कंडीशन ये, सबसे पहली कंडीशन ये कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, वो कंपलसरी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 2 लाख, ये 2 लाख रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख, ये 2 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब आप देख रहे हो ये जो एरोज बहुत सारे ये जो लाइंस ब्लू लाइंस बनाई हुई है वो क्या है, वो सब जगह पे डिफरेंस है। पहली कंडीशन ये कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, ये 10% वाले टोटल प्रेजेंट वैल्यू और 15% वाले टोटल प्रेजेंट वैल्यू के बीच में होना चाहिए। अगर बीच में नहीं होगा तो क्या, वो भी सिखाऊंगा, वो अलग मेथड है, वो अलग मेथड है। पहले इजी वाले से शुरू करते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इस 2,29,620 और 1,87,958 के बीच में होना चाहिए। डन। अभी आपको सब जगह पे डिफरेंस निकालना है कि 2,29,620 माइनस 2 लाख, तो ये होता है 29,620, 2,29,620 माइनस 2 लाख, तो डिफरेंस होता है 29,620। फिर यहाँ पे भी आपको डिफरेंस निकालना है 2 लाख माइनस 187,958, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 2 लाख माइनस 187,958, तो डिफरेंस होगा 12,043। ओके, फिर आपको टोटल डिफरेंस निकालना है। टोटल डिफरेंस मतलब 2,29,620 माइनस 187,958, टोटल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस, पहले 229,620 माइनस 2 लाख, तो 29620, फिर 2 लाख माइनस 187,958, तो 12043, फिर 229,620 माइनस 187,958, तो टोटल डिफरेंस आ गया 41,663। ठीक है, और टोटल परसेंटेज का डिफरेंस कितना था, 5%। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लॉजिक में भी जाऊंगा, ये पूरी मैथ्स बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे कितना परसेंटेज होगा, यहाँ पे, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे कितना परसेंटेज होगा, दिमाग लगाओ। टोटल डिफरेंस 41,663 के सामने, ओके फिर से बोलता हूं, टोटल अमाउंट का डिफरेंस 41,663, टोटल परसेंटेज का डिफरेंस 5%। ठीक है, टोटल अमाउंट का डिफरेंस 41,663, टोटल परसेंटेज का डिफरेंस 5%, तो 29,620 में कितना परसेंटेज होगा। अगर टोटल अमाउंट का गैप 41,663 है, उसके सामने टोटल परसेंटेज का गैप 5% है, तो अगर हमको ये बीच वाली अमाउंट जो 29,620 है उसके सामने परसेंटेज कितना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने दो ऑप्शन से सॉल्व किया, पहले ऑप्शन 1 समझाऊंगा। ऑब्वियसली 41,663 टोटल अमाउंट का गैप है और टोटल परसेंटेज का गैप है 5%, तो 29,620 के सामने कितना परसेंटेज होगा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये मैंने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 41,663 के सामने 5%, तो 29,620 के सामने कितना परसेंट, तो मेरा परसेंटेज आया 3.55। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा परसेंटेज आया 3.55, मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज का गैप है ये 3.55 परसेंटेज का गैप है, ये 3.55 परसेंटेज का गैप है। तो हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा 10 प्लस 3.55, तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आंसर आ गया 13.55%। ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा 13.55%।
ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अभी तक भी मैंने कुछ लॉजिक नहीं बताया, सिर्फ मैथमेटिक्स ही बता रहा हूँ। दूसरा तरीका पीछे वाली साइड से कि 41663 टोटल अमाउंट का डिफरेंस इक्वल टू 5%। अमाउंट का डिफरेंस 41663 टोटल अमाउंट, और टोटल परसेंटेज का डिफरेंस 5%। तो 12043 इक्वल टू कितना परसेंट? 12043 इक्वल टू कितना परसेंट? मतलब 41663 इक्वल टू 5%, तो 12043 इक्वल टू कितना परसेंट? ये भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। 41663 इक्वल टू 5%, तो 12043 इक्वल टू कितना परसेंट? ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट? तो ये हमारा आंसर आया 1.45%। अब ये जो 1.45% आया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.45%। ये 1.45% जो है, ये हम 15% में थे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। तो 15 माइनस 1.45, तो आंसर वही आएगा जो पहले आया था, 15 माइनस 1.45 इक्वल टू 13.55। मैंने ऊपर लिख के रखा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हो। ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। मैंने मैथमेटिक्स समझा दी, इस फॉर्मूला के पीछे मैथ्स क्या है वो मैंने समझा दिया, लॉजिक अभी भी समझाना बाकी है, ठीक है? तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करोगे, 13.55 13.55, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप अप्लाई करोगे। अब मैं लॉजिक बताता हूँ क्या है। ये लोग क्या पूछना चाहते हैं? ये लोग पूछना चाहते हैं कि ऐसा एक परसेंटेज, ऐसा एक डिस्काउंट फैक्टर बताओ जिसमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा भी नहीं हो और 2 लाख रुपए से कम भी नहीं हो। मतलब ऐसा एक डिस्काउंट फैक्टर बताओ जिसमें ई वाला जो कॉलम होता है, प्रेजेंट वैल्यू ई वाला जो कॉलम होता है, उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली 2 लाख आए, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ऐसा एक परसेंटेज बताओ। ये लोग ऐसा पूछना चाहते हैं कि ऐसा एक रेट ऑफ रिटर्न बताओ, ऐसा डिस्काउंट फैक्टर बताओ जिसमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम का टोटल, ई वाले कॉलम का टोटल एग्जैक्टली 2 लाख आए, 2 लाख से ज्यादा भी नहीं आए, 2 लाख से कम भी नहीं आए। तो अगर आप सही में घर पे ट्राई करके देखोगे, जब आप डिस्काउंट फैक्टर 13.55% लोगे, और मैंने डिस्काउंट फैक्टर तो निकालने सिखाया आपको, 1 डिवाइडेड बाय 1.1355, 1 डिवाइडेड बाय 1.1355, फिर इक्वल टू ऐसा आप करते जाओगे 10 साल तक, तो आपका डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 10 साल का, ठीक है? ऐसे आप इक्वल टू करते जाओगे 10 बार, और उस कॉलम का टोटल करोगे, तो आपका सही में, अगर आप डिस्काउंट फैक्टर में ये परसेंटेज लेते हो 13.55% और एक स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में एक और कॉलम बनाते हो, तब आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा, जो ई कॉलम का टोटल आएगा, वो एग्जैक्टली 2 लाख आएगा। हाँ, 2-5 रुपए का, 10 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख ही आएगा। तो ये लोग बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि ऐसा एक डिस्काउंट फैक्टर बताओ जिसमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली 2 लाख आए। तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट फैक्टर जो होगा वो 10% से बड़ा होगा और 15% से छोटा होगा, ठीक है? तो अगर आप लोग लेफ्ट साइड से जाते हो तो 10 प्लस 3.55 इक्वल टू 13.55। अगर आप राइट साइड से जाते हो तो 15 माइनस 1.45 बाकी 13.55। हमारा डिस्काउंट फैक्टर ये है 13.55। ये इस मेथड का लॉजिक होता है, 13.55%। ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और ये पूरी टेक्स्ट बुक में 2 या 3 ही क्वेश्चंस में है, ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं है, पर एग्जाम में आता है, तो अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है? मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, पूरा आंसर स्टार्टिंग से, तो जो भी आपका बाकी हो लिख लेना। क्वेश्चन 27 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर हर साल चेंज होते रहता है, बट अमाउंट्स और कंपनी का नाम सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर ये लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, बाकी तो कुछ सेम रहता है। ये क्वेश्चन है, अब जो भी आपको लिखना हो फटाफट लिखते जाना। डिस्काउंट फैक्ट्री लिखा है मैंने, फैक्ट्री नहीं भाई, फैक्टर। लिखते जाना, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना, लिखना।
ठीक है, इतना लिख लेना बेटा।